ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनते कानों को और देखती आंखों को इमरान गजनवी का सलाम। पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ जो कि जेन्युइन लीडरशिप के ऊपर बनाई गई है या बनाई जा रही है, आपके साथ मैं हाजिर हूँ। ये पॉडकास्ट बेसिकली नाजरीन के लिए है। उन लीडर्स का इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ही आला मकाम हासिल किया, अपनी रेजिलियंस के साथ, अपने विजन के साथ और अपनी हिम्मत और फोकस के साथ, और इस माशरे में कंट्रीब्यूट किया और लीडरशिप एग्जाम्पल्स लोगों के लिए छोड़ी। आज उस सीरीज़ का ये पहला प्रोग्राम है और हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा हैं एडमिरल मोहम्मद आसिफ संदेला साहब, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चेयरमैन मोअवन फाउंडेशन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हमारे लिए ये एक खुशी का मकाम है और इंतहाई मुसरत के साथ मैं आज आपको वेलकम करूंगा आज की इस पॉडकास्ट जो रेडियो पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू नाजरीन के लिए पेश की जाएगी। सर, आप फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे और आपने एक नेवी ऑफिसर की ख्वाहिश होती है कि वो चीफ बने और अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो मकाम हासिल किया। उसके बाद फिर आपने सोशल वेलफेयर के काम शुरू किए। तो पहले हम आपके सोशल वेलफेयर के कामों पे बात करेंगे और उसके बाद फिर हम आपकी ज़िंदगी के बारे में भी आपसे पूछेंगे। तो सर, आप बताइए कि मोअवन फाउंडेशन इस वक्त पाकिस्तान में क्या कर रही है, किन शोबों में काम कर रही है और आपका विजन क्या है? हमारा मोअवन फाउंडेशन 2014 में हमने कायम की और मकसद हमारा बहुत सिंपल हमने रखा है। प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन का मेयार जो है गवर्नमेंट स्कूल में बेहतर किया जाए, इन बच्चों को कोई स्किल डेवलपमेंट कराई जाए और अगर हो सके तो कोई जॉब मिल जाए इनको, अगर नहीं तो कोई इनको इंटरेस्ट फ्री लोन लेके हम देते हैं ताकि वो अपना कोई बंदोबस्त कर सकें, अपनी ज़िंदगी को चला सकें। तो ये एक बहुत ही मुख्तसरन मैं कहूँगा। इसमें मैं एक और ऐड कर दूँ कि गवर्नमेंट स्कूल क्यों? गवर्नमेंट स्कूल को हमने इसलिए मुंतखब किया है, और मैं एक और बात कहूँ कि इस मुल्क में बहुत सारे लोग, बहुत सारी तंजीमें बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल को हमने इसलिए मुंतखब किया है कि गवर्नमेंट स्कूल पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स अवेलेबल हैं। तो बजाय इसके कि एक नया स्कूल बनाने के लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कर रहे हैं, अगर इस पूरा जो बना हुआ है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, इसमें हम थोड़ी बहुत लुब्रिकेशन ले आएँ, इसके साथ गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करें, तो हमारे ख्याल के मुताबिक इसका बहुत दूररस नताइज इंशाल्लाह निकलेंगे। सर, अब आपने ये काम शुरू किया और बहुत सारी मुश्किलात भी आपको पेश आई होंगी। फिर लोगों ने कहा होगा यार ये क्या काम कर रहे हैं, मतलब आपने अचीव कर लिया है, फिर आपने कहा कि यार मैं तो वॉलंटियर काम कर रहा हूँ और फिर ये मतलब इतनी मुश्किलात भी आ रही हैं। तो सर, एक तो उन मुश्किलात को कैसे आपने कोप अप किया और फिर आप अब इस प्रोग्राम को लेके कैसे चल रहे हैं? पहली बात तो यह है कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के साथ काम करना जो है ना, ये चैलेंजिंग होता है, आसान नहीं होता। लेकिन आसान बनाने के लिए बहुत कुछ आपको फिर करना पड़ता है। चूँकि हम गवर्नमेंट का ही काम को करते हैं तो ज़्यादातर हमें रेजिस्टेंस जो है कम मिलती है। हाँ, अलबत्ता इस तरह के चैलेंजेस ज़रूर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रिक्ट में अब पर्सन इंचार्ज इज़ द डिप्टी कमिश्नर, वो साल डेढ़ साल बाद, कभी 6 महीने बाद चेंज हो जाता है। उसका एजुकेशन ऑफिसर भी इसी तरह चेंज हो जाता है। तो हर नए बंदे के साथ जाके नई स्टोरी करनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है। लेकिन
ये तो हो गया चैलेंज। लेकिन अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस चीज़ को बहुत ही खुशामदीद तरीके से देखते हैं और बड़ी मदद करने के उसमें। हाँ, गवर्नमेंट का तरीक़ेकार में थोड़ा मसला है। तो हमने क्या रखा हुआ है, मैं अगर बता दूं आपको कि गवर्नमेंट के साथ कुछ गवर्नमेंट के लोगों के खदशात होते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारा जो ग्रुप है उसमें फॉर्मर डीएमजी ग्रुप के एक ऑफिसर हैं, हमारे कुलीग हैं, हमारे क्लास फेलो भी हैं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमें बताई और गवर्नमेंट का स्कूल हमने लेने का बड़ी सोच समझ के किया, ऐसे नहीं कि जंप मार दिया हमने क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है इसको करने का। तो गवर्नमेंट के खदशात होते हैं कि एनजीओ आता है हमारा स्कूल टेक ओवर कर लेता है। हम कहते हैं जी हम आपका स्कूल आपका है, जब जो कुछ हम बनाएंगे वो भी आपका है, और अगर जब हम छोड़ेंगे तो वो भी आपका है। नंबर 2, वो कहते हैं कि जी ये गवर्नमेंट एनजीओ आते हैं हमारे टीचर्स को फारिग कर देते हैं, अपने टीचर ले आते हैं। हम कहते हैं जी कि आप टीचर देंगे हमें, हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, लेकिन 2 शराइतें हमारी कि एक, जब हम एक ट्रेन कर लेते हैं तो आप उनको 3 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इस पे हमें कुछ मसला हो रहा है पंजाब में, क्योंकि उनकी जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया है जो पॉलिसी। दूसरा, अगर कोई काम नहीं ठीक कर रहा तो हम कहेंगे तो फिर आप उनको ट्रांसफ़र कर लेंगे। और तीसरा, उनका एप्रीहेंशन ये होता है कि अपना सिलेबस लोग आके चलाते हैं। हम कहते हैं जी नहीं, हमें पता है सिलेबस में खामियां हैं, लेकिन वो फिर एक और लंबी कहानी है। जो गवर्नमेंट का सिलेबस है वही पढ़ाएंगे हम, लेकिन हम उसमें ऐड करेंगे मॉरल्स एंड एथिक्स, करेंगे तरबियत करेंगे बच्चों की। हम इसमें टेक्नोलॉजी लेके आएंगे कि इसको बेहतर कैसे करना है, वीडियोस, एनिमेशंस, कंप्यूटर्स लेके आएंगे, स्पोर्ट्स लाएंगे बच्चों के लिए, कंपटीशन कराएंगे ताकि बच्चे सिर्फ अले बे ना सीखें, बच्चे इंसान भी सीखें, इंसान बनने की उनके ऊपर कोशिश करें। तो ये है हमारा चैलेंज भी है इसमें, अपॉर्चुनिटी इस तरह से है क्योंकि आपको वरना स्कूल नया बनाने की जरूरत नहीं है जिसमें आपको करोड़ों रुपया चाहिए। तो जब, लेकिन उसमें जब स्कूल में तालीम बेहतर होना शुरू हो जाती है, हमने देखा ये है, तो फिर आपको कमरे भी बनाने पड़ते हैं, फर्नीचर भी लाना पड़ता है, वॉशरूम भी लाने पड़ते हैं, तो ये काम तो फिर करना पड़ता है। सर, अभी आपने जो बात की कि कोई काम भी ज़िंदगी में पैशन के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन पैसे के बगैर भी नहीं हो सकता। तो आपका विजन भी है, पैशन भी है, सरकार इज़ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, तो उनके पास फंडिंग भी नहीं होती है। तो ये फंडिंग का बंदोबस्त आप कैसे करते हैं? पहले जब हमने शुरू किया तो हमने शुरू अपने आप से किया। हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हमने कुछ पैसे डाले मिलके, कुछ मैंने ज़्यादा डाल दिए। और हमारा तजर्बा ये है कि अगर आप किसी को कहें ना कि मैंने ये मस्जिद है इसकी 4 दीवारी बनानी है, 2-4 लोग शायद आ जाएं। अगर आप कहें कि जी हमने 3 दीवारें बना रही हैं, 4थी बनानी है, तो बहुत सारे लोग आएंगे। हमने ये, हमारा ख्याल ये है कि पहले आप कुछ करके दिखाएं, फिर लोग आपके साथ मिलने को तैयार हैं। शुरू में चैलेंजेस भी फेस हुए हमें, लेकिन हमने अपने तौर पे इसको मैनेज किया। और जब ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ साल 2 साल बाद, तो अभी इस वक्त मैं बताऊं, जब हमने शुरू किया था हमारा बजट था अबाउट 25 लाख। इस वक्त हमारा बजट इज अबाउट 300 मिलियन रुपीस। मैं आपको एक बताऊं कि कल ही मुझे पाकिस्तानियों से, अमेरिका से 1.5 करोड़ रुपया आया। जबरदस्त। तो पैसा देने वालों की कमी नहीं है। अगर लोगों को ये यकीन हो कि जिधर पैसा जा रहा है ठीक जा रहा है। अब हम ये तो कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो काम भी फिर बताता है। तो लोग, बहुत सारे लोग हमें इस तरह भी दे रहे हैं। सर, अभी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का, वो आपने कितने स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं, और आपका नेक्स्ट अबाउट 5 इयर्स का क्या प्लान है? मैं आई मस्ट गो बैक टू द स्टोरी और हिस्ट्री। हमने ये 2015 में 2 स्कूल, मेरा गांव है शेखुपुरा में, उधर से शुरू किया। जिस स्कूल में मैं पढ़ता रहा, टाट वाले स्कूल से मैंने शुरू किया था। उस स्कूल को हमने लिया, और एक लड़कियों का स्कूल है, मिडिल स्कूल। लड़कियों के, इनको हमने थ्रू MOU उस गवर्नमेंट से लिया। और पहला काम हमने किया, हमारे 3 मस्ट हैं। टीचर होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सुपरविजन होनी चाहिए। नंबर 2 मस्ट है हमारा, जहां भी हम जाएंगे पीने का पानी करेंगे। कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, आप एक कूलर रख लें, उसमें पानी डाल दें, बर्फ, बच्चों के लिए यही काफ़ी होता है। नंबर 3,
देयर मस्ट बी फंक्शनल टॉयलेट इन जी। एवरी स्कूल दैट वी सही। गो। यही 3 काम किए हमने। और टीचर्स की सुपरविजन। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं आपको कि लोग काम करना चाहते हैं, 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती, कुछ ज़रा दौड़ने वाले होते हैं, कुछ चलने वाले होते हैं, तो लेकिन उसका मैं आपको ये बताऊं कि फ़ायदा ये हुआ, अब पता कैसे चलता है आपको कि आपका काम ठीक चल रहा है स्कूल में। पहला तो होगा कि बच्चे बढ़ने लग जाएं तो आप समझ लें काम ठीक होने लग गया। दूसरा, रिजल्ट अगर बेहतर होने लग गए तो आप समझ लें ठीक है। तो हमने जब शुरू किया तो लड़कियों के स्कूल में 140 बच्चियां थी और उनके तकरीबन विद इन 1 ईयर 342, इस वक्त ओवर 400 है। रिजल्ट जो थे वो 0 to 50-60% थे। 0 जब मैं कहता हूँ 5वीं और 8वीं की बात कर रहा हूँ, लोकल एग्जाम की बात नहीं कर रहा। बॉयज़ जो थे वो थे 180 और वो भी उसी टाइम के अंदर को 370 हो गए, आज 600 के करीब हैं। और रिजल्ट उधर भी 0 to 50 से वो इट केम टू 60 to 100%। जो प्राइवेट स्कूल हमारे गांव में बने हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए। जो लोग चले गए थे साथ वाले शहर में या अपने बच्चों को या भेजते थे दिल्ली या उन्होंने कुछ जगह किराए पे लेके कर रहे थे तो उन्हें वापस आना शुरू हो गए। तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि काम ठीक चल रहा है। और हम, अच्छा एक और बात बड़ी मज़े की है कि जब आप पढ़े लिखे लोगों से मिलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं आप। हमारा तो एजुकेशन का इतना तजर्बा है नहीं, अब कह सकते हैं कि है कुछ। तो एक हमारी कुलीग है, नाउ शी इज़ ऑन आवर बोर्ड, अम्बरीन आरिफ नाम है उनका। उस वक्त वो वर्ल्ड बैंक में एडवाइज़र थी और उनका बहुत वसी तजर्बा है पाकिस्तान में एजुकेशन पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जाएं हमारे गांव ज़रा देखें। शी वेंट देयर और उन्होंने स्कूल देख के, और पहले तो उन्होंने कहा कि ये ठीक करने की ज़रूरत है और अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उन्होंने जो काम की बात बताई ना, उन्होंने, अच्छा इससे पहले हमारा ख्याल ये था कि मैं शेखुपुरा में शुरू किया, पढ़ते हम कैडेट कॉलेज कोहाट में रहे, 3 दोस्त हैं हम। फिर सारी ज़िंदगी नेवी में गुजारी, तो हमने कहा कुछ शाह बंदर गवादर पसनी में कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये पोल्का डॉट आप ना बनाएं, जिधर आप हैं एक्सपेंड करें। फिर हमने पूरी यूनियन काउंसिल के स्कूल ले लिए, उनमें यही सारा कुछ किया। मतलब उसके बाद हम टेक्नोलॉजी, वीडियोस, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और फिर हमने इसी तरह, और मतलब एज लोग ज़रा साथ मिलते गए, क्या कहते हैं, रिसोर्सेज आने लग गई, तो इस तरह हम चलते गए थे। एक्सीलेंट सर। तो अब सर कितने स्कूल हैं आपके पास पाकिस्तान में? अभी हमारे पास 114 स्कूल है। जीबी गिलगित बल्तिस्तान में हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट है, 74 स्कूल हैं। शेखुपुरा और पिंड दादन खान में गवर्नमेंट के स्कूल हैं, इस्लामाबाद में हैं, घोटकी में हैं, कराची में हैं और एक नॉर्थ वजीरिस्तान में है। अब ये आप कहें कि ये पोल्का डॉट तो हो गया, तो अब असल में जो फंडिंग करता है ना वो फिर ये भी कहता है कि आपने किधर काम करना है। सही। तो दैट इज़ हाउ वी आर इन दीज प्लेसेस। लेकिन मैं एक यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे सिंध के स्कूल है ना, वो हमने ओपन RFP गवर्नमेंट ने फ्लोट किया, हमने बिड किया, शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उन्होंने हमारी सारा प्रोग्राम देखा और उन्होंने पहले 2 स्कूल हमें कराची में दिए, फिर बाद में 2 स्कूल उन्होंने हमें घोटकी में दिए। उनका मॉडल ये है कि जिन लोगों को उन्होंने स्कूल दिए उनको पर चाइल्ड वो पे करते हैं और आके फिर ऑब्वियसली वो चेक करते हैं कि जी क्या हो रहा है। तो ये दैट इज़ हाउ, मतलब अब डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे पास। इट इज़ नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कूल, इट इज़ अदर्स ऑल्सो। सर, इससे तो एक बात जो नाजरीन को समझने की ज़रूरत भी है कि एक खामखा वावेला किया जाता है कि जी मेरिट नहीं है, पब्लिक सेक्टर में करप्शन बहुत है। तो जहाँ मेरिट, जहाँ काम करने वाले हों वो मेरिट भी होता है। जैसे आपने एग्जांपल दी कि सिंध में बड़ा एजुकेशन पे काम हो रहा है, तो आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट, हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जहाँ विजन, कमिटमेंट हो, वहाँ मेरिट को भी एक्सेप्टेंस मिलती है। तो सर, आपने प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं और ये माशाल्लाह चलता रहेगा आपका काम। इसके अलावा इस मुल्क में हमारे पास बहुत सारी टेक्निकल ट्रेनिंग, क्योंकि बच्चे प्राइमरी में तो ठीक है, अब बेस बनती है और वो आगे ग्रो करते हैं, लेकिन हमारे माशी हालात बड़े लिक्विड हैं, फ्लूइड हैं। तो उसके लिए हमारी जो यूथ है, जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, मैट्रिक कर लिया तो अब वो क्या करे,
बजाय मजदूरी करने के, तो टेक्निकल ट्रेनिंग की तरफ आपका कोई विजन है उसके ऊपर सर? जी बिल्कुल, ये हमने डे 1 से शुरू किया। अच्छा, मैं एक ज़रा थोड़ा सा जवाब लंबा हो जाएगा। एक किस्म की बदकिस्मती है कि तालीम जो है ना वो एक किस्म की बिजनेस बन गई है। घर घर में स्कूल है, घर घर में कॉलेज है, और अब तो घर घर में यूनिवर्सिटी भी बन गई है। और वो क्या पढ़ा रहे हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज्म थोड़ा सा वीक है। ये बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं वो थ्रू एड्स एंड बताने के लिए कि जी हम फलां डिग्री। अब जनरली मैं कहूँगा कि डिग्री जो है ना वो मिल रही है बच्चों को और बच्चियों को, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो बहुत कम है कि उनका अपना स्टैंडर्ड या अपनी उनकी काबिलियत कितनी है। हम कहते हैं कि जी जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, और एक वर्ल्ड नोन ये फैक्ट है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज नॉट एनीबॉडीज बर्थ राइट। यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज फॉर द चिल्ड्रन हु प्रूव दैट दे आर गुड। अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बाहर के मुल्कों में, और या दे कैन अफोर्ड टू पे, मतलब अगर थोड़ा हल्का भी है और माँ बाप पे कर सकते हैं तो उनको भी। अब हमने यूनिवर्सिटी की तरफ हर तरह, ये मैं नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटी में जाना ठीक नहीं है, हमारे ख्याल में ये है कि मिडिल मैट्रिक के बाद बच्चे और बच्चियों दोनों को, चूंकि हम काम करते हैं देही इलाकों में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वसाइल ही नहीं है आगे जाने के, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको कोई हुनर सिखाया जाए ताकि वो अपने पाँव पे खड़े होने का। हमने 2 से शुरू किया, ड्रेस मेकिंग एंड इलेक्ट्रीशियन से, फिर हमने ऐड किया ब्यूटिशियन एंड मोटरसाइकिल मैकेनिक। मेरे गांव से हमने शुरू किया, और अभी इस वक्त मैं बताऊं आपको कि हमारे गांव में 20 किलोमीटर के रेडियस से बच्चियां आती हैं, बच्चे भी आते हैं। लड़कियों के लिए हमने किया हुआ है कि उनको ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करते हैं। तकरीबन 1400 बच्चे और बच्चियां जो हैं उन्होंने क्वालिफाई किया, और इनमें से अराउंड 80% ऐसे हैं या तो वो अपना काम कर रहे हैं या उनको जॉब मिल गया। तो आप देखें, अगर 1200-1300 बच्चों को जॉब मिल गया है, इट इज नॉट 1200-1300 बच्चा, इट इज 1200-1300 फैमिली। जी बिल्कुल सही। और एक बड़ी, हम ज़्यादा फोकस लड़कियों पे करते हैं। लड़कियों पे एक हमारे माशरे में बहुत बड़ा ज़रूरी काम जो है हमारे समझ के मुताबिक, वो ये है कि बच्चियां जब इस काबिल हों कि वो कुछ अपना हुनर सीखें, कुछ काम करें, तो उनकी वैल्यू घर में बढ़ जाती है। उसकी सास भी फिर बात सुनती है, उसका खामिद भी बात सुनता है, सारे बात सुनते हैं उसकी। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली एक किस्म का बोझ कई बार बन जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा ये है कि टीचर भी जहां लड़कियां हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग में जितना अच्छा काम कर रही हैं वो भी लड़कियां हैं। तो हमने और भी इसके साथ करके नहीं, उनको फिर काम भी लेके देते हैं, जितना पैसा खर्चा निकाल के उनको देते हैं। हमने ये एक स्टिचिंग सेंटर भी बनाया है। फिर हमने क्या नाम है, अपर क्या कहते हैं ना, शू का स्टिचिंग का भी है। वो ये एक दोस्त है मेरे, पता नहीं मैं नाम ले दूं या ना ले दूं, कई बार ये करते हैं कि नाम ना लें तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर ऐड हो जाता है किसी का। लेकिन मैं तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने बताया कि हम ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं आपके लिए, क्योंकि जूते के लिए आप अगर देखें ना, लेदर भी महंगा है जी सर, मशीनें भी महंगी है, कपड़ा सस्ता है और हाथ वाली मशीनें सस्ती हैं। उन्होंने हमें सेट करके दिया, उनका बंदा ट्रेन करता है, और वो बच्चियां जब ट्रेन हो गई हैं तो अब उनके अपर बनता है ओनली, और वो फिर उनको उस हिसाब से पैसे देते हैं। सो लोगों का दाल रोटी चल रही है। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपके इस काम में और बरकत डाले। हमेशा रिसोर्सेज की ज़रूरत रहती है, तो अगर कोई जो हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं और जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, ये मुल्क से बाहर भी ये हमारी पॉडकास्ट जाएगी और आवाज़ भी हमारी उन तक पहुंचेगी, तो कोई अगर आपसे रब्ता करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है सर? 2 तरीके हैं। एक तो हमारा फेसबुक पेज भी है और हमारी वेबसाइट भी है। ठीक है। उसके ऊपर जाके डोनेट का भी बटन है, सही। और फेसबुक पेज के भी ऊपर, तो विद इन कंट्री उस पे हमारे टेलीफोन नंबर भी दिए हुए हैं, अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। बाहर के मुल्कों में, खास तौर के अमेरिका में अगर कोई करना चाहे तो वो हमारा जो ईमेल दिया हुआ उस पर करें, हम उनको बताएंगे कि वो
अमेरिका में ही पैसे देंगे, ठीक है सर, वहां पे उनको टैक्स एग्जम्पशन का लेटर भी मिलेगा जबरदस्त। और हमें पाकिस्तानी रुपीस में पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। Excellent। तो उसके लिए हमने अमेरिका के ही थ्रू किया हुआ है। जी सर। एक बाय द वे आई मस्ट टेल यू कि एक है चैरिटीज एड फंड अमेरिका, जी सर, उनके साथ भी हमने रजिस्टर किया हुआ है और उधर से पैसे आ सकते हैं। एक आई केयर फाउंडेशन है, सही। उसके थ्रू भी पैसे आ सकते हैं। अमेरिका की बात जी, कर सही, रहा हूँ। सही। और उन्होंने हमारी 2 साल का ऑब्जर्वेशन वैलिडेशन करके हमें वैलिडेट किया है कि दिस इज अगेंस्ट फ्रॉड, अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, अगेंस्ट टेररिज्म, दिस इज वैलिडेटेड। एक तो ये है। पाकिस्तान में बड़ा सिंपल है, हमारा अकाउंट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर क्या वेबसाइट पे और वेबसाइट Facebook पेज पे। उस पे आप पैसे जमा सही, करा सकते हैं। सही, और बहुत सारे लोग हमें इस तरह देते भी हैं। तो आपका सर, अगर हम नाज़रीन को बताएं, मुआवन फाउंडेशन के नाम से फेसबुक पेज भी है और आप वेबसाइट भी है। तो सर वेबसाइट बताएंगे, मुआवन फाउंडेशन? नहीं, वेबसाइट है हमारी www.mf.org.pk। जी। गूगल करेंगे तो गूगल- आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी। जाएगी। फेसबुक पेज भी मुआवन फाउंडेशन से आप जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। वहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स भी रखे हुए हैं वो जबरदस्त, सारे, जबरदस्त। जब से हमने काम शुरू किया है। और उस पे हमारा अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, एक ही अकाउंट नंबर है जिसके अंदर में हम पैसे रिसीव Excellent, करते हैं। अच्छा सर, चलें, ये तो मुआवन फाउंडेशन की हमारी बातें हो गई और जो अच्छा काम आप कर रहे हैं, जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, वो उसकी बातें हो गई। आप नेवी चीफ रहे और एक नेवल ऑफिसर जब आता है रिक्रूट होके नेवी में, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं चीफ बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो ओहदा अचीव किया। आप अपनी कोई लाइफ स्टोरी, कोई स्ट्रगल्स बताएंगे कि नाजरीन को, एक जो बच्चे आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कि यार ज़रूरी नहीं कि आप प्रिविलेज्ड हों तो आप चीफ बन सकते हैं। तो हाउ यू स्टार्टेड दिस और आपने ये लेवल अचीव किया। व्हाट वाज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ दैट पर्सनालिटी हु हैज़ बिकम अ मिडशिपमैन टू अ नेवल चीफ? सर इसका मैं ये बताऊंगा बच्चों को कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया ना, मैं अपने गांव के टाट वाले स्कूल से शुरू किया। हमारा हाई स्कूल जो है ना वो हमारे से 4 मील दूर था। कभी ट्रेन पे, कभी पैदल, कभी साइकिल पे। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 1967 सर मुझे एडमिशन मिल गया कैडेट कॉलेज कोहाट में। सर और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिदैन उस वक्त फ़ीस पे कर सकते थे, उन्होंने मुझे भेज दिया। और जब कैडेट कॉलेज में गए तो उधर एक दुनिया ही, फिर वो जो टाट वाला स्कूल, पैदल, साइकिल, उससे बदल के दूसरी दुनिया आ गई। और उधर ही से कॉलेज के अंदर ही हम थे तो एक नेवी की स्कीम आई जिसको कहते हैं एन कैडेट्स कहते थे उस ज़माने में। अच्छा, एक और मैं इधर ही बताऊं आपको कि जब हम ऐसे ही गए थे देखने के लिए कि ISSB कोहाट में थे हम, कि ISSB देखते हैं क्या होती है। तो उधर हम गए, मेरे और भी 2-3 दोस्त थे, तो हम पास कर गए। और जब नेवी में इनरोलमेंट का टाइम आया, मैं और मेरे एक और दोस्त, हमने कहा हमने नेवी में नहीं जाना, क्योंकि नेवी का पता भी नहीं था हमें, सच्ची बात है, कोई इतना आइडिया भी नहीं होता। तो हम इंटरेस्टेड थे फौज, अपनी आर्मी में जाने के। तो उधर 2 काम हुए। फिर हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमें बुलाया, जन्नत नसीब करे, हालांकि वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट कुछ आर्मी में भी जाएं, एयरफोर्स में भी जाएं, नेवी में भी जाएं। एंड नेवी इज़ अ वेरी गुड लाइफ, कभी आप बाहर जाओगे, कभी आप उधर जाओगे, दुनिया की सैर होगी। और इससे ज़्यादा जो हमें रिक्रूट करने के लिए आए हुए थे ऑफिसर, उन्होंने और भी बातें की, लेकिन एक बात जो विच एक्चुअली स्ट्रक मी वाज, उन्होंने कहा बेटा मेरे 25 साल सर्विस होगी नेवी में और इट इज़ अ वेरी गुड सर्विस, और अगर ये अच्छी सर्विस ना होती तो मैं अपने बेटे को ना जाने देता। और उनका बेटा फिर हमारा कोर्समेट और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो एक बहुत, जब उन्होंने ये कहा ना, और ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि दिस इज़ सून आफ्टर 71 वॉर। मुल्क में हालात भी बड़े ख़राब थे उस ज़माने में,
आज भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो उस पे दैट इज़ हाउ वी जॉइन नेवी, और नेवल एकेडमी में चले गए। उधर से मतलब चलते चलते मैं आपको एक और बताऊं कि नेवल एकेडमी में हमारे एक नई नई स्कीम शुरू हुई थी कि अपनी एक क्लास के 1 या 2 लोगों को, जैसे है ना मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट यूके में, ब्रिटानिया रॉयल नेवल कॉलेज है, तो कुछ लोगों को 2 साल बाद मतलब आई न्यू नोबडी, बट मेरी क्लास में मेरे साथी और थे और हम वी वर सिटिंग इन रॉयल नेवल कॉलेज यूके। मैं जो मेरिट की आपने बात की, वो मेरिट ठीक है, मसाइल हैं, बट मेरिट अल्टीमेटली कम्स। अच्छा, अब अगर आ जाएं उधर से चलते रहे, आप जब आते हैं तो यू बिकम एडमिरल आफ्टर अबाउट 40 years, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग। तो मैं बड़े वाक़यात भी आए, लेकिन एक मैं कहूँगा कि जब पहले दिन मैं शिप का कैप्टन बना तो मैं शिप पे, हम बाहर गए तो मेरे शिप पे एक एक्सीडेंट हो गया और 2 लोगों की डेथ हो गई। नॉर्मली होता ये है कि इस तरह का केस हो जाए तो बस ठप। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उसके बाद फिर इंक्वायरी, ये सिस्टम है फोर्सेस का, इंक्वायरी हुई, उसके बाद मतलब है कि केस होता है, एंड देन लकीली आई वाज एक्सोनरेटेड कि उससे, और अल्लाह ने किया कि उसके बाद भी आगे चलते चलते फिर चलते गए। फिर सर, ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं और जो सफ़र आपने तय किया वो यकीनन इतना आसान नहीं था। और समंदरों में तो जब आप जाते हैं तो या आप वापस आते हैं या नहीं आते। तो कोई ऐसा वाक़या जो आपने फेस किया हो जिसमें आपकी बस हो गई हो और आपने कहा अल्लाह ने बचाना है, मेरा तो कोई कमाल नहीं, तो आपने वो कैसे उसको फेस किया और वो कैसे ओवरकम किया? कोई अगर आप दो वाक़यात मैं आपको बताऊंगा। 2005 में हमारे 2 शिप्स कराची से हम न्यूयॉर्क लेके गए। वहाँ पे एक हर साल फ्लीट वीक होता है जी सर। तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान नेवी को इनवाइट किया, तो आई वाज हेड ऑफ द मिशन कमांडर कहते हैं। हम उधर मतलब है कराची से निकले, जॉर्डन, ट्यूनीसिया, न्यूयॉर्क, फ्रांस, आयरलैंड, यूके, कासाब्लांका, टर्की, जद्दा, एंड फिर वापस। ये तो रास्ता था। लेकिन जब हम उधर से निकले तो कोई तकरीबन मेरा ख्याल है आफ्टर 24 आवर्स और सो, और हम 200 मील से ज़्यादा आगे आ चुके सर। हमारे एक शिप पे एक आदमी को बीमार हो गया और उसके ऊपर बाद में डायग्नोज हुआ ही हैड अपेंडिक्स। अच्छा, अब अपेंडिक्स हमने पूरा चेक किया, ये अटलांटिक ओशन की बात हो रही है, तो देयर वाज ओनली 1 US नेवी शिप which was 200 miles away, but they too didn't have. We had a doctor on board, but not a surgeon. और अब हमारे लिए ये बड़ा डायलेमा था। आगे कुछ 10 दिन फ्रांस पहुंचने में थे, वापस जाने के लिए और कोई आपको 1.5-2 दिन चाहिए थे। और जो सर्च एंड रेस्क्यू का उस इलाके का इंचार्ज था, कनाडा वाले थे, हम उस हेलीकॉप्टर की रेंज से बाहर थे। तो इट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। देयर इज अ लाइफ ऑन बोर्ड विच इज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बट थैंकफुली अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो डॉक्टर थे हमारे साथ, उन्होंने ना, उस ज़माने में हमारे पास ये इनमारसेट्स थे, उस पर हमारा जो शिफा नेवी का हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स के साथ उन्होंने रब्ता रखा और उन्होंने डॉक्टर्स ने उनको जो जो प्रिस्क्राइब किया मेडिसन। ये अच्छा, मैं एक और बात कहूँ कि जो ये डॉक्टर थे हमारे, अल्लाह उनको खुश रखे, कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन भी अपने तजर्बे के मुताबिक, वही मेडिसिन जो है ना उस बंदे के काम आई। एंड शुक्र है कि वो जब हम फ्रांस में पहुंचे बाई देन उसका सबसाइड हो चुका था और फिर उसको हमने बाई एयर भेज दिया। लेकिन दिस वाज रियली अ वेरी टेंस सिचुएशन कि एक बंदा है आपका, उसके लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नज़र आती है। एक तो ये अल्लाह ने किया कि इससे निकले। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि 2004 में जब सुनामी आई ना, उस दिन हम मालदीव्स में थे और जब सुनामी आई तो अच्छा, हमारा उस दिन मुलाकात थी उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। तो
वो पता चला, मैं उधर से हमारे जो हाई कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि वो कॉल आपकी कैंसिल होगी क्योंकि इधर तो पानी चढ़ गया है और बड़ा लोगों को मसला है। अच्छा, हमें नहीं पता चला कि कितना एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो हमने उनको कहा कि हम हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 जहाज़ थे। जहाज़ों पे हमेशा हमारे पास इस तरह के चीज़ें होती हैं कि पानी आ जाए, फ्लडिंग, डी फ्लडिंग, ये सिस्टम होता है हमारे, ट्रेंड है लोग इस काम के लिए। तो हमने कहा हम 200 बंदे हमारे पास, 200 एक जहाज़ पे थे, कोई 150-200 दूसरे पे थे कि जितने चाहिए होंगे ले जाएंगे, पानी पंप आउट कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको ये मैं उनको कन्वे करता हूँ लेकिन आप पूछ लें क्योंकि दे विल ऑफिशियली रिक्वेस्ट अस। मैंने कॉल बैक किया, हमारे जो फ्लीट कमांडर थे उस वक्त, उन्होंने उसी वक्त मैंने बताया कि ये सिचुएशन है। तो उन्होंने एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि प्लीज़ गो अहेड, लुक आफ्टर योर पीपल एंड लुक आफ्टर योर इक्विपमेंट एंड जो इफ़ यू कैन सेव लाइव्स गो अहेड। सो इधर से गो अहेड मिल गया हमें। उधर से उन्होंने जब किया तो अब उनके पास, मालदीव्स बड़ा छोटा सा मुल्क है, आइलैंड है, उनके पास अपने पास कुछ था भी नहीं। फिर हमने शाम को क्या किया कि अपने पास जो मेडिसिन्स और चीज़ें थी ना, ये लेके हमने अपना हेलीकॉप्टर भेजा और वी फाउंड कि माले के इर्द गिर्द तो बहुत तबाही हुई है, कुछ ऐसी जगह थी बिल्कुल तबाह हो गई। तो खैर इसी काम में वो सारा दिन गुजर गया। रात को उन्होंने हमें बताया कि माले से तकरीबन कोई 350 मील दूर साउथ में एक आइलैंड है, वहाँ से लोगों को लेके आना है। अच्छा, माले में होता ये है कि सनराइज के बाद आप जा सकते हैं अंदर और सनसेट के बाद निकल नहीं सकते। तो फिर हमने उनको कहा कि भाई अगर ज़िंदगी बचानी है तो हमें इजाज़त दें, हम रात को निकलेंगे क्योंकि अगर 300 मील जाना है तो बड़ा टाइम लगना है। 300 या 250 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बाय द वे उस कैप्टन शिप के जो अभी CNS है ना हमारे, ही वाज द कैप्टन। अच्छा। आवर शिप वेंट देयर एंड वहाँ से हमने 367 लोग ऑफ 19 नेशनलिटीज़ जो है ना हमने पिक किए। और उसमें इंसिडेंटली एक पाकिस्तानी कपल भी था, पेशावर के, एक सबूर सेठी नाम है उनका। तो वो बाद में मुझे बताते हैं कि जब बातें हो रही थी ना तो पाकिस्तान का कोई इतना इमेज अच्छा नहीं, तो जब उनको पता चला कि ये क्या कहते हैं पाकिस्तानी शिप आ रहा, तो कुछ लोग डरे हुए थे। तो कहता है अच्छा, अभी चूंकि आइलैंड पे बड़ी तबाही हो गई थी, किसी ने अपनी चादर बांधी हुई थी, किसी ने अपना तौलिया बांधा, औरतें थी, बच्चे थे, मर्द थे। तो कहता है लेकिन जब मैंने पाकिस्तान का झंडा देखा ना जहाज़ पे आते हुए, कहता है मेरा दिल बड़ा हुआ। इसके बाद हमने इन सबको लाए, उनको कपड़े भी दिए, खाना भी दिया, फर्स्ट एड दी। और एक और ब्रिटिशर बंदा था, उससे मैंने पूछा तो उसने मुझे कहा कि कमोडोर, मैं उस वक्त कमोडोर था, कि वी हैवंट हर्ड मैनी गुड थिंग्स अबाउट पाकिस्तान बट आवर वन डे एक्सपीरियंस विद यू हैज़ चेंज्ड आवर पर्सपेक्टिव और आवर अंडरस्टैंडिंग, कि लोगों ने हमें यहाँ पे फर्स्ट एड दी, खाना दिया, सोने की जगह दी, मतलब है कि खुद नहीं बैठे, हमें बिठाया। और सच्ची बात है क्योंकि औरतें भी थी तो बंदा को ख़तरा ही रहता है कि हमारा कल्चर में ये चीज़ें ज़रा सेंसिटिव हैं। तो उसने कहा कि यू आर जस्ट लाइक अस, आम आदमियों की तरह हैं आप लोग। तो ये जो आप टीवी बात करता है, आप तो बड़े मुख्तलिफ लोग हैं। तो दैट वाज अ ग्रेट। तो ये माई मस्ट से कि मैं इस पे अक्सर कहता ये हूँ कि अल्लाह का करम ये हुआ कि अल्लाह ने एक तो हमें बचाया और इस काबिल किया कि हम किसी की मदद कर सके। तो ये 2 वाक़यात थे मेरी ज़िंदगी में जो बड़े ज़बरदस्त। सर, दिल तो करता है कि गुफ्तगू जारी रहे और दिन भी गुजर जाए और रात भी गुजर जाए, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है और कंस्ट्रेंट्स भी है। सर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, वंडरफुल लिसनिंग टू यू। और अल्लाह ताला हमें आप जैसे लीडर्स, जो जेन्युइन लीडर्स हैं, और अता करे और उनसे हम अच्छा काम ले सकें। ये मेरी दुआ है एज अ पाकिस्तानी, ताकि हमारे पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो सके। नाज़रीन, आज आपने एक अमेजिंग लीडरशिप स्टोरी सुनी। एक पैगाम दे दूं ज़रा? जी सर, आप प्लीज़। मेरा एक पैगाम मैं दूंगा अपने जो नौजवान हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, कि ये जैसे मेरिट की बात हुई, काम की बात हुई, मैं कहता हूँ अपना काम सीखें। अगर आप तालिब इल्म हैं तो पढ़ाई करें और फिर अपना काम जब सीख लेते हैं तो उसको पूरा करें, उसमें 100% अपनी डालें।
और तीसरी चीज़ ये है कि अपने साथ वाले लोगों की इज़्ज़त करें, अल्लाह ताला आपको भाग लगाएगा। और इसी पैगाम के साथ मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, आज आपने एक अमेजिंग, एक बहुत ज़बरदस्त जेन्युइन लीडरशिप स्टोरी सुनी और एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ संदेला साहब की कहानी सुनी, जो कि रिजिलियंस, फोकस, कमिटमेंट और ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट करती है। हमें भी अल्लाह ताला ऐसी क्वालिटीज़ दे ताकि हम अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो बी ट्रांसपेरेंट एज मच एज यू कैन, बी कमिटेड एज मच एज यू कैन एंड स्टे फोकस्ड। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, ऑनेस्ट हैं और फोकस्ड हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज के इस प्रोग्राम के साथ इमरान गज़नवी आपसे इजाज़त चाहता है। खुश रहें, खुश रखें और ज़िंदगी को आसान बनाएं। बहुत शुक्रिया। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।